औकात 50,000 के बैग की नहीं थी तो उस चवन्नी छाप लियू रुयू ने मुझे तुरंत डंप कर दिया। मेरी जिंदगी झंड करके खुद कट ली साला। पलक झपकते ही उस चुड़ैल ने एक 80 साल का बुढ़ा फंसा लिया और मेरी तो पूरी तरह वाट लगी हुई थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा, दिमाग का दही हो गया। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे फोन उठा लिया और सीधा बोला, हेलो कौन है वहाँ, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल बे। सामने से आवाज आई, हेलो क्या तुम इरफान हो, तुम्हारी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। सुनकर मेरा तो फ्यूज उड़ गया और खोपड़ी सटकी कि ये क्या बवाल है। वो बोली, जल्दी अस्पताल आके पेपर साइन करो। उसकी आवाज में बहुत हड़बड़ी थी। मैंने कहा, क्या मेरी बीवी बच्चा पैदा कर रही है? यार अभी तो मेरी खुद कट गई, पागल वागल हो क्या? अभी अभी मेरी बंदी ने मुझे डंप किया है तो अचानक मेरे पास बीवी कहाँ से आ जाएगी? लोचा है कुछ तो। ये सुनकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। आजकल ये स्कैम वाले भी कितने शातिर हो गए हैं, नीच लोग मुझे कोई नूब समझ रखा है क्या जो इस तरह से मुझे चूना लगा देंगे? दुनिया भर का रायता मेरे ही सिर पर गिरता है। अभी ब्रेकअप हुआ और अब मुझे सीधा बाप बना रहे हैं। मुझे फंसाने का ये घटिया प्लान सच में तगड़ा है, पर मैं भी कोई ऐसा वैसा जोकर नहीं। मेरा दिमाग चाहे जितना शांत हो पर अब ये तमाशा बर्दाश्त के बाहर है। मैं बस फोन अपनी जेब में रखने ही वाला था कि वो पनौती डिवाइस फिर से बजने लग गया। भैंस की आंख। मैंने स्क्रीन पर फिर से एक और अनजान नंबर देखा। आज का दिन ही कबाड़ा है, एक के बाद एक फालतू नंबर मुझे कॉल कर रहे हैं। एकदम सत्यानाश हो रखी है मेरी तो पूरी किस्मत। मैंने झल्लाकर फोन उठा ही लिया। उधर से आवाज आई, इरफान मैं बाई सुसु बोल रही हूँ, जल्दी से ओरिएंटल मेडिसिन अस्पताल आकर पेपर साइन कर दो। मुझे लगा क्या बकवास हो रही है, तुम ही बच्चों के बाप हो, क्या तुम्हें 10 महीने पहले की वो रात याद है? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही कमजोर और थकी हुई आवाज आ रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये आवाज किसकी है। क्या ये वही हमारी कड़क बर्फ जैसी सुंदरी बाई सुसु नहीं है? एकदम जहर क्या, मैं सच में बाप बन गया हूँ। वाट लगी मेरी तो। ये आखिर चल क्या रहा है? मेरा तो फ्यूज उड़ रहा है। रुको, 10 महीने पहले की एक रात, इतना ज्यादा लंबा टाइम बीत गया है तो मुझे खा कुछ याद रहने वाला है। वैसे मैं बाई सुसु से पहले कुछ ही बार मिला हूँ। खैर जो भी हो, मुझे वहां जाकर सीन तो चेक करना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। क्या इस कैंपस की देवी को किसी लुक्खे ने धोखे से फंसा लिया? अचानक से एक बीवी और बच्चे टपक पड़े हैं। ये सारा माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि मुझे फंसाकर बकरा बनाया जा रहा है। अभी मेरी बंदी ने मेरा काटा और उसके तुरंत बाद कैंपस की सुंदरी मुझे अपने पाप अपने सिर पर लेने को बोल रही है। क्या झंड जिंदगी! क्या ये दुनिया मेरे साथ इससे ज्यादा घटिया खेल खेल सकती है? मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का टाइम नहीं था, एकदम हवा टाइट थी। मेरा दिमाग सुन था और मैं पागलों की तरह ओरिएंटल मेडिसिन अस्पताल की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही मैं सीधा डिलीवरी रूम के दरवाजे पर गया कि आखिर बवाल क्या है। मेरी नजर सीधे उस कैंपस की सुंदरी बाई सुसु के पीले पड़े चेहरे पर गई और उस बेचारी की ये खराब हालत देखकर मेरा सख्त लौंडा वाला दिल भी बुरी तरह पिघल गया। पहले जब भी मैंने उसे देखा था वो हमेशा एकदम घमंड में रहने वाली कड़क और ठंडी सुंदरी लगती थी, जैसे कोई आग, पर अब वो हवा में किसी कमजोर सफेद फूल जैसी नाजुक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हल्की सी हवा भी उसे पूरी तरह गिरा ही देगी। ये फैन, पहले तुम पेपर पर साइन कर दो, बाकी सारी फालतू बातें हम आराम से बाद में कर लेंगे। सुसु का वो एकदम जहर और कड़क सुंदर सा चेहरा पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ था और उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी जैसे उसके शरीर की पूरी ताकत ही खत्म हो गई हो। इस हालत में सुसु की ऐसी खराब स्थिति देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था यार। मैंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत नर्स के हाथ से पेन छीनकर बिजली की रफ्तार से अपना नाम पेपर पर साइन कर दिया। फिर मैं बस वहां चुपचाप खड़ा होकर सुसु को डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हुए देखता रहा। तभी आवाज आई, होस्ट को बहुत बधाई, आपने सुपरडैट सिस्टम को चालू करके अपना भौकाल सेट कर दिया है। सिस्टम बोला, आपके जैविक वंश की पुष्टि एकदम सफल रही है और एक स्पेशल इनाम के रूप में 4 मिलियन युआन सीधे आपके बैंक कार्ड में भेज दिए गए हैं। अब ऐश करो मेरे प्यारे बच्चे। उसी पल मैंने अपनी जेब में रखे फोन को वाइब्रेट करते हुए महसूस किया और जब मैंने उसे निकाल कर चेक किया तो मेरी तो पूरी तरह से हवा टाइट हो गई। अपने अकाउंट में 4250 युआन का बैलेंस देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं खुली आंखों से कोई तगड़ा सपना देख रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मली और उस मैसेज को दोबारा देखा। हे भगवान, ये सच है, ये सच में 4 मिलियन युआन है। भाई मेरी तो मौज आ गई। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी इतना पैसा नहीं देख पाते हैं और यहाँ मुझे ये सब इतनी आसानी से मिल रहा है। रुको, अभी मेरे दिमाग में वो आवाज कैसी थी? कोई लोचा है। सुपर डैड सिस्टम, क्या ये उन नॉवेल्स के हीरो वाला एकदम कड़क और जादुई सिस्टम नहीं है जो भौकाल मचा देता है? जिंदगी के टॉप लेवल पर पहुंचना, जहर बीवी से शादी करना और पैसा कमाकर अमीर बनना अब बस कुछ ही टाइम की बात है। मैं अभी इतना ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पहले से ही इस कैंपस का हार्ड लौंडा और एक होशियार टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन ये समाज पैदाइशी बहुत ज्यादा मतलबी और बस फायदे के लिए काम करने वाला है। लोग यहाँ सिर्फ तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड और तुम्हारी औकात देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कड़क दिखते हो या तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। हाथ में पैसा और भौकाल होना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और यही वो असली कारण है कि उस लालची लियू रुयान ने मुझे लात मारी। और हाँ, वो जो जैविक वंश की पुष्टि वाली बात थी उसका सीधा मतलब है कि ये दोनों बच्चे सच में मेरे ही हैं एकदम। मतलब ये बात पक्की हो गई कि बाई सुसु जिन बच्चों को जन्म दे रही है वो असली में मेरे हैं। मैं कोई बकरा नहीं हूँ। ये तो एकदम बवाल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डंप होने के बाद इस कैंपस की सबसे तगड़ी सुंदरी मेरे बच्चे पैदा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपना सुपर डैड सिस्टम भी चालू कर लिया है। अब ये गेम एकदम जहर और रापचिक हो गया है। ठीक इसी समय एक नर्स मेरे पास आई और बोली, आप ही उस मरीज के परिवार वाले हैं ना जो अभी डिलीवरी रूम के अंदर गई है?
जल्दी से वहां जाइए और भर्ती करने के सारे जरूरी काम पूरे कीजिए। नर्स मन ही मन सोच रही थी कि ये बंदा सच में बड़ा अजीब और पागल है। जब हमने पहले फोन किया था तब तो ये नहीं आया और अब यहाँ आकर किसी ढक्कन की तरह बेवकूफ़ों वाले अंदाज में मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा, हाँ मैं अभी जाकर काम कर देता हूँ। ये बात सच है कि जब कुछ अच्छा होता है तो मौज आ जाती है। मेरी हालत भी इस वक्त बिल्कुल वैसी ही हो रही है। मेरी वो सारी पुरानी बेकार फीलिंग्स और टेंशन अब पूरी तरह खत्म होकर हवा हो चुकी हैं। मैं चुपचाप उस नर्स के पीछे गया और जाकर भर्ती करने का सारा पेपर वर्क निपटा लिया। पैसे भरने के बाद मुझे सुकून मिला और मैं वापस आकर डिलीवरी रूम के बाहर रखी। उस बेंच पर शांति से बैठ गया एकदम। आज मेरे साथ जो कुछ भी भसड़ हुई है उसके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सपना। मेरी पूरी 20 साल की जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े झटके और सरप्राइज मुझे मिले थे वो सब जैसे बस इसी एक अकेले दिन में आकर इकट्ठे हो गए हैं। भौकाल। ये कड़क सिस्टम एकदम सही समय पर मेरी जिंदगी में आया है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इस अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कभी पैसे ही नहीं ला पाता यार। मैंने 10 महीने पहले के उस कांड को याद करने की कोशिश की। मुझे धुंधला सा याद है कि मैं उस दिन कैंपस की सुंदरी बाई सुसु से मिला था एकदम अचानक। मैं उस वक्त नशे में पूरी तरह टल्ली था और ऐसा लग रहा था कि 2 छपरी उस पर हमला करने वाले हैं। मैं भौकाल में उसकी मदद करने घुसा। उसके बाद वहां जो भी हुआ वो सब मेरे दिमाग से पूरी तरह उड़ चुका है। मुझे बस इतना ही याद है कि मैं एक होटल में जागा था। इसके अलावा बाकी किसी भी चीज के बारे में मुझे रत्ती भर भी याद नहीं है। क्या वो सच में वही रात थी जब मैंने गेंद बजा दिया था? बस यही सब सोचते सोचते मैंने अपनी नजर उठाकर सामने डिलीवरी रूम के उस दरवाजे की तरफ देखा है। मुझे अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि मेरे और उस घमंडी सुंदरी के बीच कभी कोई प्यार वाला चक्कर नहीं रहा। अगर हम दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन बना था तो वो सिर्फ एक हादसा था। इसके अलावा हम दोनों अभी भी स्टूडेंट हैं और फिर भी उसने मेरे इन बच्चों को जन्म देने का फैसला कर लिया। तभी मैं सोचूं कि ये अफवाह क्यों उड़ रही थी कि बाई सुसु ने खराब तबीयत की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। तो ये था असली माजरा बाबू। उस वक्त मुझे भी उसके लिए बड़ा दुख हुआ था। आखिर सुसु पूरे स्कूल में कई लड़कों की सपनों की रानी और एकदम देवी है। स्कूल का ऐसा कौन सा लड़का है जो अंदर ही अंदर उस पर लट्टू नहीं है और उसकी बस एक झलक पाने के लिए तरसता नहीं है। और अब वो मेरे बच्चों की माँ बन गई है। ये दुनिया सच में बहुत अजीब और जादुई है। अगर स्कूल के उन नल्ले लड़कों को इस बवाल के बारे में पता चला तो वो पक्का मुझे जमीन के अंदर गाड़ कर मार डालेंगे। अब इसी पल से 2 ऐसे लोग जो असल में बिल्कुल अलग दुनिया के थे वो अपनी किस्मत के लाल धागे से एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंधने वाले हैं। जो भी है फालतू दिमाग दही करने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे मजे में होने दो। अचानक बाप बन जाऊंगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पल्ले नहीं पड़ रहा। कसम से यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है। सीधा अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल लगाकर बोला कि बिना रुके एकदम जल्दी से फटाफट सीधे ओरिएंटल अस्पताल पहुंच जाओ। क्योंकि भाई जब बात बच्चा पैदा होने या नए जन्मे बच्चों को संभालने की आती है तो मुझे इस मामले में ककहरा भी नहीं आता। मेरा एकदम पोपट है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सुसु की अभी की हालत देखकर लग रहा है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी अपने घर वालों को बताने की, वरना वो पक्का मुझे ढूंढते हुए मेरे पास मदद मांगने के लिए कभी नहीं आती। सच। कुछ ही घंटे ऐसे बीत गए और वाह 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 की आवाज आई। बहुत ही जल्दी अंदर डिलीवरी रूम से नए जन्मे बच्चों के रोने की पहली आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर एकदम से मेरा माथा ठनका और दिल धड़का। वो सुनते ही मैं समझ गया कि मेरे बच्चे पैदा हो गए हैं। पूरी तरह जज्बातों में बहकर मैं झटके से अपने पैरों पर उछला। मेरे स्मार्ट चेहरे पर वो बेकाबू वाली खुशी साफ दिख रही थी। मेरी आंखें उस कदर छाई हुई खतरनाक खुशी को बिल्कुल भी छिपा नहीं पा रही थी। सच, पहली बार एक बाप बनने की वो फीलिंग सच में एकदम बवाल और जादुई होती है। तभी डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला और वहां से हमारी बाई सुसु बाहर निकली। क्या ही बात है। मेडिकल स्टाफ उसे व्हीलचेयर पे बाहर लेकर आया। उसके बगल में 4 छोटे से नए जन्मे बच्चे थे, 4 नन्ही परियां जिनकी चमड़ी अभी भी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी, जिनको देखकर तो सच में मेरा एकदम सख्त लौंडा पिघल जाए। मैंने उन चारों बच्चों को देखा और मेरा सिर थोड़ा सा चकराने लगा, इतना ज्यादा कि मुझे उस वक्त कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम फ्यूज उड़ गया था। बधाई हो, एक साथ 4 छोटे खजाने मिले हैं आपको। वो सभी छोटी राजकुमारियां हैं और वो सारी बच्चियां एकदम कड़क और पूरी तरह से बहुत ज्यादा स्वस्थ भी हैं। सच, जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी कराई उसने मुस्कुराते हुए ये बात बताई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी आंखें इस खतरनाक वाली एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी छिपा नहीं पा रही थी। सच, क्योंकि जब से ये अस्पताल बना है ये पहली बार है कि ऐसा कोई रेयर केस आया है जहां एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए हों, और वो भी इतनी प्यारी 4 नन्ही राजकुमारियां। कतई बवाल हैं ये। अस्पताल के लिए ये सच में बहुत बड़ा जश्न है। इस जवान जोड़े को देखो, दोनों ही एक नंबर दिखते हैं। उनका लुक एकदम जहर है भाई साहब। लड़का एकदम कतई जहर और बहुत ही स्मार्ट है, और लड़की तो एकदम अप्सरा जैसी सुंदर है। खासकर ये नई बनी माँ, इसकी खूबसूरती तो सच में ऐसी है कि कोई भी देखकर लट्टू हो जाए एकदम। लेकिन उनके तौर तरीके देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट वाली उम्र के हैं। ये बहुत ही तगड़ा है। एक साथ 4 बेटियों का पैदा होना सच में किसी को भी जलन के मारे राख कर देगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पल के सदमे से बाहर आके मैंने तुरंत डॉक्टर को दिल से बहुत सारा धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरा दिमाग तो सुन पड़ चुका था एकदम। भैंस की आंख, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक से मेरे 4 बच्चे हो गए, और वो भी एक साथ। ये एकदम बवाल है। अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो वो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। हमारी ठंडी अप्सरा बाई सुसु तो सच में एकदम कड़क और बवाल है। सुसु के उस नाजुक लेकिन पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर मेरे अंदर भी उसे लेकर एक बहुत ही गहरी और तगड़ी दया वाली भावना उमड़ पड़ी। इसलिए मैंने जल्दी से उसका हालचाल पूछा कि वो कैसी है।
तो वो बोली, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही हूँ और कुछ नहीं, मुझे थोड़ी कमजोरी भी लग रही है। सुसु की साफ लेकिन थकी हुई आवाज बाहर आई। जब उसने मेरी उस टेंशन वाली नजर को पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग जाग उठी। बाई सुसु का दिल भी शायद धीरे धीरे पिघल रहा था। ये सुनकर मुझे भी काफी राहत मिली। मुझे उसके इस थोड़े दूर रहने वाले एटीट्यूड से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सच यार, आखिर वो एक बहुत ही मशहूर बर्फ की देवी है और इतने बड़े खानदान से भी है, तो ये तो एकदम पक्की बात है कि वो मेरे जैसे लड़के को पलट कर नहीं देखेगी साला। अगर बच्चा पैदा होने पर मेरे साइन की इतनी तुरंत जरूरत ना पड़ती तो शायद मुझे डर है कि हमारी जिंदगी में कभी कोई बातचीत नहीं होती, ना ही हमारा पूरी जिंदगी में कोई रिश्ता जुड़ पाता। ठीक है, तुम दोनों जवान कपल को अब आगे बात करने से पहले अपने वार्ड में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये बच्ची की माँ अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए ज्यादा फालतू बकवास मत करो। नर्स ने मुस्कुराते हुए हमें यह सलाह दी और फिर सीधा अपना वो ठेला धक्का मारकर सुसु को वार्ड की तरफ ले गई। मैं भी जल्दी से उसके बगल में चलने लगा। उन नन्हे फरिश्तों को आराम से सोते हुए मजे से देख रहा था। अब मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्यार ही प्यार था। ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा अपना खुद का खून है कसम। अचानक से इस तरह बाप बनने का एहसास सच में एकदम जादुई और कमाल का है। जैसे ही मैंने उस वार्ड में अपनी एंट्री ली, मैंने एक दूसरी माँ को देखा जिसने अभी अभी एकदम सही सलामत बच्चे को जन्म दिया था। उसका पति भी वहीं उसके बगल में बैठकर उसकी देखभाल कर रहा था। जब उन दोनों ने हम लोगों को देखा तो एकदम से हैरानी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने हमें हेलो करने के लिए एक हल्की सी प्यारी और दोस्ताना स्माइल दी। बाई सुसु ने अपने हाथों में उन चारों नन्हे फरिश्तों को बड़े प्यार से देखा। एकदम उसकी आंखें पूरी तरह से प्यार और गर्माहट से भरी हुई थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूफान, ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम पर कोई भी फालतू का दबाव नहीं डालूंगी कि तुम जिम्मेदारी लो। बाई सुसु ने मुझे देखा और एकदम धीरे से बोली, वैसे भी उसकी अपनी काबिलियत और पावर के साथ उन चारों बच्चों को पालना उसके लिए कोई भी बड़ी बात या लोचा नहीं है। उसका कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो मेरे कंधों पर किसी भी तरह का कोई बोझ या फालतू की जिम्मेदारी जबरदस्ती थोपे। एकदम सच। तुम ये क्या फालतू बात कर रही हो? मैं उन बच्चों का बाप हूँ तो मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और फिर इतनी बड़ी बात के लिए तुमने इसे मुझसे छिपाकर क्यों रखा और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि तुम ये सब अकेले ही सह रही थी। मैंने सुसु को एकदम दुख और दर्द से भरी नजरों से देखा। चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका बाप हूँ। साला, जब बच्चा पैदा होने का टाइम आया और एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ी, सिर्फ तभी जाकर मुझे इस बड़े से कांड का पता चला है। अगर वो सिग्नेचर वाला पंगा बीच में नहीं आता तो क्या मैं पूरी जिंदगी बिना ये जाने ही गुजार देता कि मेरे भी बच्चे हैं। एकदम दिमाग दही करने वाला सीन है ये तो कसम से। और प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा पैदा करने और उन्हें पालने तक कितना भारी लफड़ा है, और साथ में समाज के लोगों की इतनी सारी फालतू की बातें भी तो सुननी और सहनी पड़ती है मुझे। यार, ये लड़की इतनी बेवकूफ और साथ में इतनी ज्यादा जिद्दी कैसे हो सकती है? सच बताऊं तो जब मुझे इस बात का पता चला तब मैं पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बोला था कि मेरे लिए दोबारा प्रेग्नेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने ये पूरा मन बना लिया था कि मैं इन बच्चों को रखूंगी और उन्हें जन्म दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बच्चा पैदा करने के लिए ऐसे किसी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। खैर, जो भी हो, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ थे। तुम लियू रुयान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो। हमारे बीच जो भी कांड हुआ वो तो शुरू से ही बस एक हादसा था, और इस मामले में कुछ हद तक मेरी भी गलती है। सुसु की साफ और ठंडी आंखों में उसका पक्का इरादा साफ दिख रहा था। भले ही मैंने बीच में घुसकर उस दिन उसकी जान बचाई, लेकिन ये भी सच है कि उसी मनहूस रात को उसने अपनी इज्जत खो दी थी। चलो, अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई लफड़ा नहीं, कोई किसी का कर्जा नहीं खाए बैठा है। वो कभी भी मेरी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाएगी या मुझे परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल, आखिर वो एकदम धाकड़ और पूरी तरह से काबिल है कि वो अकेले अपने दम पर बच्चों को पाल सके। उस अमीर और बड़े बाई खानदान में हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ उसके दादाजी के हाथों से ही लिया जाता है। एकदम सच। जब तक उसके दादाजी उसे प्यार करते हैं और उसे बचाते हैं, तब तक ये बात उसके लिए कोई टेंशन या भसड़ वाली बात नहीं है। और तो और उसने मेरे बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी कि मैं और लियू रुयान एक बहुत ही रोमांटिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। बस उसी वजह से वो अब आगे मेरे साथ जुड़ना या मेरे साथ किसी भी तरह से फंसना नहीं चाहती है। एकदम। अब क्योंकि बच्चा पैदा होने के लिए किसी गार्जियन के सिग्नेचर की जरूरत थी, इसलिए ये एक ऐसी भसड़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब वो और मैं अपने अलग रास्तों पर निकल पड़े। टेंशन मत लो, मैं पक्का तुम्हारे और इन बच्चों की जिम्मेदारी आखिरी सांस तक उठाऊंगा। इसी पल से तुम एकदम ऑफिशियल तरीके से मेरी बंदी, मेरी खास बीवी बन चुकी हो। और तो और मेरी जान, तुम यीफान की बीवी हो और मेरे इन सारे बच्चों की माँ भी हो। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम दोनों को और इन बच्चों को बचाने में लगा दूंगा। एकदम पक्की वाली बात, मैं हमेशा अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैंने बाई सुसु की तरफ एकदम सीरियस और पूरी तरह से सच्ची आंखों से देखा और उसे जता दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बेवकूफ सी लड़की ने पहले ही अकेले इतना सारा भारी दुख झेला है, अब से मैं पक्का इसकी सारी भरपाई करूंगा और इसे पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छे से रखकर प्यार दूंगा कसम से। बाई सुसु जैसी कड़क बंदी का भरोसा जीत कर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी एकदम रापचिक और सेट हो गई है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। आज से ये चांद का टुकड़ा मेरी असली बीवी है और हमारे ये प्यारे छोटे बच्चे भी हैं। अब से हम एक पूरा मस्त परिवार हैं। कसम से मेरा तो सिस्टम हैंग हो रहा है। इसी वक्त मैंने अपनी आगे की लाइफ का पूरा कड़क रास्ता सेट कर लिया है।
मेरे ये एकदम भारी भरकम कसम जैसे वादे सुनकर सुसु का रिएक्शन देखने लायक था। उसके चेहरे पर अचानक से एकदम अलग ही बवाल वाइब आ गई थी। इससे पहले कि वो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा दिखाने का कुछ सोचती, मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपनी लाइफ उसके साथ फिक्स कर ली। सोचा ये बंदा एकदम ही ओजी निकला, और मजे की बात यह है कि उसको इस बात से कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था और ना ही वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की लाइफ एकदम अलग है और हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम फालतू में रायता मत फैलाओ। ये सब जो भी हुआ वो सिर्फ एक भयंकर एक्सीडेंट था। भाई सुसु अभी भी मुझे एकदम शांत चेहरे से देख रही थी, जो कि सच था, उसमें कोई भी लोचा नहीं था। बाई खानदान की इतनी तगड़ी औकात है, वो लोग इस जैसी हाई क्लास बंदी की शादी मेरे जैसे एकदम लुक्खे और चवन्नी छाप इंसान से कभी कैसे ही होने देंगे। मोए मोए पक्का है उसके परिवार का कोई भी बंदा हो, मुझे यकीन है कि उसका दादा भी इस शादी पर पक्का बवाल मचाएगा और हमारी पूरी वोट लगा देगा। आखिर इन चारों बच्चों में बाई खानदान का ही असली खून दौड़ रहा है और उसका दादा बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो बच्चों के लिए उसे मनाना कोई बड़ा माथापच्ची वाला काम नहीं। शायद वो बच्चों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन रही बात मेरी यानी इरफान की, तो बाई परिवार मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा और मुझे सीधा लात मारकर अपनी पतली गली से निकाल देगा। चाहे जो बवाल हो जाए, मेरी खोपड़ी सेट है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं पक्का वादा करता हूँ कि सब कुछ बदल दूंगा। एक दिन मैं पूरी शान से तुम्हारे साथ खड़े होने लायक बनूंगा। मैंने सुसु के प्यारे चेहरे को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी वाइब आई जो तबाही थी। एक हल्की सी घबराहट हुई जिससे हवा टाइट हो गई, लेकिन उसने मेरे अंदर की आग को और भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट बना दिया। ऐसी खोखली और फालतू बातें तो कोई भी नूब आसानी से फेंक सकता है। ये दुनिया सच में बहुत मतलबी और जालिम है। यहाँ हर चीज तुम्हारी असली पावर और टैलेंट पर टिकी है, वरना लोग तुम्हें दो कौड़ी का समझकर कचरे में फेंक देंगे। बाई सुसु ने बस हल्की सी स्माइल दी। लगा कि जो बातें मैंने अभी बोली उससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा और वो मुझे सिर्फ एक जोकर ही समझ रही है। ये देखकर मैंने उससे बहस करने में अपना दिमाग दही नहीं किया, क्योंकि बिना कुछ किए सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना डम लोगों का काम है। अब मेरा फ्यूचर और एक्शन ही सब दिखाएगा। ठीक है, तुम आराम करो और अपनी एनर्जी वापस लाओ। मैं तब तक इन छोटे नन्हे मुन्नों के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद कर लाता हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए भी कुछ खाने का जुगाड़ देखता हूँ, ताकि तुम्हें पूरी ताकत मिले और तुम एकदम कड़क हो जाओ। क्या तुम कुछ स्पेशल खाना चाहती हो? तो बताओ, मुझे सेंचुरी एग के साथ थोड़ा कीमा बनाया हुआ दलिया ला देना यार। मैंने बच्चों के लिए सारा सामान पहले से ही रेडी कर लिया है और एक प्रो हेल्पर को भी काम पर रख लिया है। वो कुछ ही दिनों में हम सबका अच्छे से ध्यान रखने यहाँ आ जाएगी। बात करते करते बाई सुसु ने अचानक बेड के कोने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वहां से एक बहुत ही बड़ा हैंडबैग खींचकर बाहर निकाल लिया, जो कि एकदम ठीक ही लग रहा था। लेकिन शुरू के इन कुछ दिनों के लिए मुझे और मेरी मॉम को तुम्हारी देखभाल करने दो, ताकि दिल को एकदम शांति मिल सके। क्या ही बात है सुसु, एकदम समझदार और सब सोचने वाली बंदी निकली। उसने पहले से ही एक प्रोदाई को हायर कर लिया है। सच में मेरा सिस्टम हैंग कर दिया। लग रहा है वो मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती है और मेरे साथ कोई लफड़ा नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। लेकिन आज मेरे इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा दर्द और मायूसी वाली फीलिंग एकदम से फूट पड़ी। मैंने शांति से सो रहे उन छोटे फरिश्तों की तरफ बड़े प्यार से देखा और उसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ और मेरी हवा टाइट होनी कम हो गई। मैंने एकदम हल्के से उस हैंडबैग को अंदर देखने के लिए खोला। अंदर नए पैदा हुए बच्चों के एकदम प्यारे कपड़े और हाई क्लास मिल्क पाउडर के डिब्बे भरे पड़े थे। और जाहिर सी बात है, वहां डायपर और बाकी फालतू चीजों की कोई कमी नहीं थी। हर चीज एकदम सेट और सॉलिड तरीके से तैयार की गई थी ताकि कोई कचरा ना हो। क्या तुम्हारी माँ सच में यहाँ आ रही है? मेरी ये बात सुनकर सुसु का चेहरा एकदम से कंफ्यूज हो गया और उसकी शक्ल पर भारी टेंशन और शर्मिंदगी साफ साफ दिख रही थी, जैसे उसकी बहुत भयंकर तरीके से हवा एकदम टाइट हो गई हो। अब इस भसड़ के बारे में क्या करना चाहिए, तुम चिल मारो। मैं खुद आगे बढ़कर अपनी मॉम को सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से समझा दूंगा। लोड मत ले। मैं पक्का वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी अजीब सिचुएशन में नहीं फंसने दूंगा या कोई फालतू का प्रेशर नहीं लेने दूंगा। मैंने गहरी सांस ली और प्यार से उसे पूरी तसल्ली दी और उसने बिना मन के भी हाँ में सिर हिला दिया। इस भसड़ में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सुसु को मेरा ये सारा जुगाड़ चुपचाप बिना बोले मानना ही पड़ा। ओह शिट, मैं तो बताना ही भूल गया। मेरे इस कार्ड में अभी भी काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है। इसे रख लो और सबसे पहले अपने जरूरी खर्चे निपटाने के लिए बेझिझक यूज कर लेना। हॉस्पिटल का जो बिल तुमने मेरे लिए भरा था उसके लिए मैं सच में दिल से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये बोलते ही सुसु ने एकदम शांति से अपना ब्लैक कार्ड निकाला और एक तगड़ा ब्लैक कार्ड निकालकर सीधा मेरे हाथ में थमा दिया। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बस काम चलाने लायक ही है। नॉर्मल जो खाने पहनने के लिए काफी है, इसके अलावा अपना गुजारा करने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब्स में भी गधों की तरह पेल कर घिसना पड़ता है। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं दिहाड़ी वाले कामों में एकदम बिजी रहता हूँ। जो हॉस्पिटल का भारी बिल मैंने अभी भरा है वो मेरे लिए सच में कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही उसे पता है कि नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन जितनी महंगी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस था जहां एक साथ 4 प्यारे फरिश्तों ने जन्म लिया है, जो कि सच में एकदम तबाही है। इरफान जैसे लुक्खे इंसान के लिए ये सच में बहुत बड़ा पैसों का बोझा है, जो बिल्कुल भी कम नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो और अपने लिए इस्तेमाल करो। मेरे पास अभी बहुत कैश पड़ा हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो। मैं एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया और फिर मेरे अंदर प्यार उमड़ आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुसु सच में एक बहुत ही अच्छी और दूसरों के बारे में सोचने वाली बंदी है। शायद लियू रुयान जैसी छपरी से धोखा खाना मेरे लिए एक अच्छा साइन था। असल में मेरे लिए किस्मत खुलने वाला मोमेंट साबित हुआ।
क्या पता शायद भगवान ही मुझे उस घटिया और टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकालने में मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर उस टाइम ऐसा तगड़ा रायता ना फैला होता तो मुझे आज इतनी खूबसूरत और कतई जहर बीवी और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपनी फैमिली बनाने का ऐसा धांसू मौका कैसे ही मिल पाता। उस लालची और नीच लियो रुयान के मुकाबले सुसु सच में लाखों गुना बेहतर और एक नंबर बंदी है। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरी आंखों पर कैसा पर्दा पड़ा कि मैं ऐसी चुड़ैल के प्यार में एकदम अंधा होकर लट्टू हो गया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के बस मुझे एक बार बता देना। बाईसुसु ने एकदम शांत आवाज में इतना बोला और फिर अपना कार्ड वापस रख लिया। वो अच्छे से जानती थी कि मर्दों के लिए उनका गुरूर बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कीमा और अंडे वाला कड़क दलिया लाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा थोड़ा इंतजार करना। मैं बस अभी गया और अभी वापस आया। मैंने ये बोला और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ गया। मुझे लगा कि अगर बाईसुसु के पास उसका कोई भी ध्यान रखने के लिए मौजूद नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। मेरे वहां से निकलते ही कोई भी नहीं बचने वाला। किस्मत से मैं काफी ज्यादा शातिर हूँ और मैंने अपनी मम्मी को यहाँ बुला लिया। मैंने दलिया के साथ कुछ और भी चीजें खरीद ली हैं, जैसे अंडे और भूरी चीनी। मैंने ऐसा सुना है कि ये सारी ही चीजें उन औरतों को खाना चाहिए जिनके अभी बच्चे हुए हैं। आधे घंटे से भी कम समय में मैं जल्दी से वापस आ गया। लाओ मैं तुम्हें खिला दूं, तुम अभी काफी कमजोर हो। एकदम हिलना मत। मैंने सीधे बाईसुसु की तरफ देखते हुए बड़ी नरमी से ये बोला, मैं ठीक हूँ, मैं इसे खुद पी लूंगी। अब बाईसुसु को अंदर से थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। उसने पहले कभी लड़कों के साथ इतनी नजदीकी नहीं बढ़ाई थी। वो रात तो बस एक हादसा थी, क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। उसने थोड़ी शराब पी ली थी और फिर अचानक से वो अजीब सा लफड़ा हो गया। तो मेरे अलावा वो आज तक किसी भी दूसरे लड़के के साथ इतने करीब बिल्कुल भी नहीं रही थी। अब ज्यादा नखरे मत करो, मुझे प्यार से खिलाने दो। मैंने बाईसुसु की एक भी नहीं सुनी और चम्मच में दलिया भरकर उसे ठंडा करने के लिए उस पर बड़े आराम से फूंक मारने लगा था। मुझे इतने ध्यान और प्यार से ये सब करते देखकर बाईसुसु को अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसे भयंकर शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गोरे गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। ठीक उसी टाइम अचानक से मेरी मम्मी का फोन बजने लग गया। भैंस की आंख, तुम अभी के लिए इसे खुद ही पी लो, मैं जाकर ये फोन उठा लेता हूँ। मेरी मम्मी का कॉल है। बस इतना बोलकर मैं अपना फोन लेकर सीधा कमरे के बाहर निकल गया। मुझे बाहर जाते हुए देखकर बाईसुसु की आंखों में एक अजीब सी उलझन और घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सच में अगर इरफान की मम्मी यहाँ अस्पताल में आ गई तो मैं क्या करूंगी? इस हालत में उनके सामने जाना तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा यार। शिट, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। जब वो आएंगी तब की तब निपट लूंगी। अभी से ज्यादा दिमाग का दही करने का कोई भी फायदा नहीं है बिल्कुल। हेलो मम्मी, क्या आप बस पहुंचने ही वाले हो? मैंने फोन उठाते ही सीधा उनसे यही सवाल पूछा। मुझे पक्का लग रहा था कि मम्मी पहुंचने ही वाली होंगी, या फिर हो सकता है वो नीचे ही खड़ी हो कहीं। नहीं यार, मैं तो लंबे जाम में बुरी तरह फंस गई हूँ। मुझे वहां आते आते पक्का रात हो जाएगी। तू आखिर अस्पताल में क्या रायता फैला रहा है नालायक? मेरी मम्मी इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उनके माथे से पसीना टपकने लगा था। जैसे ही उन्होंने मुझे अस्पताल आने के लिए बोलते सुना, उनकी तो डर के मारे पूरी तरह हवा टाइट हो गई थी। लेकिन उनके बेटे की आवाज एकदम नॉर्मल लग रही थी। बस फोन के पीछे से आ रही बच्चों के रोने की हल्की आवाज थोड़ा सा लोचा लग रही थी। इस बात से उनका माथा ठनका कि कहीं उनके बेटे ने किसी लड़की के साथ कोई तगड़ा कांड तो नहीं कर दिया और अब अस्पताल में बैठकर अपने फैसले का इंतजार कर रहा है। भैंस की आंख। बस यही सोचकर मेरी मम्मी की खोपड़ी सटक गई और वो टेंशन में आ गई। इस पनौती जाम को भी अभी ही लगना था क्या यार, दिमाग का दही। लेकिन जब वो घर से निकली थी तो सारे पैसे और बैंक कार्ड अपने साथ रख लाई थी। बस उस छपरी लड़के ने कोई बहुत बड़ी भसड़ ना मचा दी हो। भगवान के लिए मुझे बचा लो। अब कोई लोड मत लो मम्मी, थोड़ा लेट हो जाओगी तो भी चलेगा, बस आराम से आना। बाकी सारी भसड़ आपके आने के बाद ही सुलझाएंगे। फोन पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं अब फोन रख रही हूँ। बस इतना बोलकर मेरी मम्मी ने कॉल काट दिया। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बवाल उनका इंतजार कर रहा है। वो घबराई हुई थी काफी। मैं वापस अपने कमरे में गया। बाईसुसु का घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे एकदम से थोड़ी हंसी आ गई। मम्मी कह रही हैं कि वो जाम में फंस गई हैं तो उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने साफ देखा कि जैसे ही मेरी बात खत्म हुई बाईसुसु ने चैन की सांस ली। यार, मेरी मम्मी कोई खूंखार बीस्ट थोड़ी ना है जो तुम इतना डर रही हो। बिल्कुल। क्या वो अपनी होने वाली सास से मिलने के नाम से ही घबरा रही है? पता नहीं मम्मी को कितना टाइम लगेगा। यही सोचकर मैंने अपने जिगरी रूममेट को फोन घुमाया और उसे बोला कि मेरा बिस्तर अस्पताल ले आए और साथ में कुछ तौलिए, टब और बाकी साफ सफाई का सामान भी खरीद कर ले आए। फिर ज्यादा देर नहीं हुई और झाओ जियोतियन एकदम भौकाल मचाते हुए जल्दी से वहां आटपका बिना बताए ही। जब वो उस कमरे में पहुंचा जो मैंने उसे बताया था तो दरवाजे पर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर उसने ऐसा क्या बवाल देख लिया था सामने? यार, उसने हमारी कॉलेज की सबसे कड़क और खूबसूरत लड़की बाईसुसु को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जबकि मैं उसके ठीक बगल में बैठा उसे बड़े ही प्यार से निहारने में पूरी तरह लगा हुआ था। उस वक्त वहां और तो और बिस्तर के बगल में 4 छोटे छोटे इंसानों जैसे जीव लेटे थे। अरे ये तो छोटे बच्चे हैं, है ना? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अचानक से इसके बच्चे कैसे हो गए? वो भी 4 यार, एक साथ 4 बच्चे, एकदम तबाही है। ये तो सच में बहुत बड़ा बवाल है। सब खत्म हो गया। मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई। मेरे दिल की रानी और एकदम परफेक्ट चांद का टुकड़ा मेरी बाईसुसु को इरफान ने ऐसे ही मुझसे छीन लिया और अब तो इन दोनों के बच्चे भी साथ में हो चुके हैं। माय गुडनेस यार, ये खबर तो एकदम सिस्टम हिला देने वाली है। झाओ जियोतियन, तुम यहाँ आ गए। मैंने देखा कि बाईसुसु ने मुझे आंख मारी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर सीधा देखा तो झाओ जियोतियन दरवाजे पर एकदम मूर्ति की तरह जमा हुआ खड़ा था।
साले मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तेरे मुंह पर एक तगड़ा सा मुक्का जड़ दूं, एकदम खींचकर। तूने अपना दांव कब खेल दिया बे? तू मेरी देवी की जिंदगी इस तरह कैसे बर्बाद कर सकता है? एकदम घटिया इंसान है तू। इतने सालों के हमारे भाईचारे के बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। झाओ जियोतियन ने अपने दांत पीसते हुए मुझे बहुत गुस्से में घूरा। ये तो गजब है, एकदम टॉप लेवल का बवाल काट दिया तूने तो एकदम। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो है वो सच है। इस नज़ारे ने उसका फ्यूज उड़ा दिया। झाओ जियोतियन शांत हो जा, मुझे तुझे सारी बात आराम से समझाने दे भाई। मैंने झाओ जियोतियन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि मुझे उस पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। मैं जानता था कि झाओ जियोतियन भी हमारी कॉलेज की उस कड़क लड़की को पसंद करता था यार। जब बाईसुसु ने कॉलेज से छुट्टी ली थी तब इस नल्ले ने मुझे गले लगाकर बहुत ज्यादा आंसू भी बहाए थे, बहुत बुरी तरह से। अब इस बवाल को देखकर उसका हजम न कर पाना एकदम लाजमी सी बात है। जब मुझे भी पहली बार ये पता चला था तो मेरे भी होश उड़ गए थे, एकदम तगड़े वाले शौक के साथ, एकदम ही। आज तुझे मुझे एक सही सा जवाब देना ही पड़ेगा। झाओ जियोतियन ने अपने सपनों की रानी की तरफ देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तो वो बस रोने ही वाला था, एकदम आंसू आ गए थे उसके। तो वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने सही टाइम पर अपना पत्ता नहीं फेंका। असल में ये सब उस रात को हुआ था। मैंने अपनी आवाज़ धीमी की और उसे सब कुछ बताने लग गया था। आधा घंटा बीत गया। झाओ जियोतियन मुझे घूरे जा रहा था जैसे वो मेरा गला ही दबा देगा। साले इस आदमी ने अपनी देवी को इतना भयंकर दर्द सहने के लिए अकेला छोड़ दिया था। क्या ही बोलूं अब मैं, कितना बड़ा जानवर है ये भाभी, मेरा मतलब है मिस बाई। अगर ये नीच तुम्हें कभी भी परेशान करे तो बस मुझे बता देना तुरंत। मैं इस लौंडे का अच्छे से गेम बजा दूंगा तुम्हारे लिए। मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। झाओ जियोतियन ने तरस खाते हुए एकदम बेचारे वाले चेहरे के साथ बाईसुसु की तरफ देखा था। फिर बाईसुसु ने बस झाओ जियोतियन की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाकर चुप रही। तू किस मिट्टी का बना है बेदोस्त के नाम पर? तू धब्बा है साले। देख तूने क्या कबाड़ा किया है। तेरा दोस्त होने में भी मुझे शर्म आ रही है। हाँ याद आया, तूने उस लियू रुयान से ब्रेकअप कर लिया ना, पूरे कॉलेज में यही बात फैल रही है आज। झाओ जियोतियन ने एकदम जोश में आकर ये बात बक दी। फिर अचानक उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने छुपकर एक नजर बाईसुसु की तरफ देखा था। उस वक्त उसे एकदम शांत देखकर उसने फाइनली एक राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का कि उसने गलती से अपनी देवी का मूड खराब नहीं कर दिया था। एकदम से खुलकर बोले, भाई कोई चक्कर नहीं है, तेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानती है कभी। मैंने देखा कि झाओ जियोतियन डरते हुए बाईसुसु की तरफ देख रहा था तो मैं हंसा और तुरंत बोल पड़ा था उसे शांत करने को। क्यों, सही कहा ना? वैसे भी हमारे बीच कभी कोई सच्चा प्यार या फीलिंग तो थी ही नहीं। हाँ, मेरा मतलब था कि बाईसुसु के दिल में मेरे लिए अभी तक कोई भी फीलिंग्स नहीं आई थी यार। हमारे बीच सब कुछ बस एक गलतफहमी से शुरू हुआ था, लेकिन उसी गलतफहमी ने आज हम दोनों को एक साथ बांध दिया है। ये सुनकर बाईसुसु का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने मेरे जैसे ढीठ और बेशर्म इंसान पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसका इग्नोर मारना भी कतई जहर लग रहा था। कॉलेज में तुम्हारे कांड का तगड़ा बवाल मच चुका है। जब तुम और लियू रुयान आपस में भसड़ कर रहे थे, किसी शाणे ने छुपकर पूरा तमाशा फोन में रिकॉर्ड कर लिया। स्कूल फोरम पर यह वीडियो एकदम आग की तरह फैल रहा है। लालची लड़की से टॉप स्टूडेंट की जंग और पैसे की भूखी चुड़ैल ने गरीब को लात मारी जैसे धांसू टाइटल्स हर जगह छाए हैं। मेरे भाई, मैंने वो वीडियो देखा जिसमें तू लियू रुयान की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा था। तू सच में एक नंबर का असली मर्द है। मैंने पहले ही कहा था वो लड़की एकदम दो कौड़ी की है। क्या अब जाकर तेरे दिमाग की बत्ती जली? झाओ जियोतियन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो मैंने पहले ही बोला था। और सच बताऊं तो लियू रुयान का इस बार पूरा गेम बच चुका है। पूरे स्कूल में उसकी इज्जत का कचरा हो गया है। लेकिन मुझे अब इन फालतू बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। आखिर अब मेरे पास एक खूबसूरत बीवी और बच्चे हैं, तो मुझे किस बात का खौफ? उस ब्रेकअप के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने सच में अपनी असली जिंदगी जीत ली है। ठीक उसी वक्त मेरे नन्हे बच्चों को अचानक जोर की भूख लग गई। एक बच्चे ने अपना मासूम मुंह बनाया और फिर जोर जोर से फूट कर रोने लगा। और फिर एक के बाद एक सबने रोना शुरू कर दिया उनका। वो एक साथ चिल्लाना सच में दिमाग दही करने वाला था। पक्का उन सबको भूख लगी होगी। मेरे पास अभी दूध नहीं है, इसलिए हमें डिब्बे वाला फॉर्मूला ही देना पड़ेगा। उस बैग में दूध का पाउडर और बच्चों की बोतलें रखी हैं। इरफान जल्दी जाकर बच्चों का दूध तैयार करो। याद रखना सिर्फ हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना और 2 चम्मच पाउडर काफी रहेगा। दूध को गलती से भी बहुत ज्यादा गाढ़ा मत बना देना जिससे बच्चों को कोई भी भारी दिक्कत हो। ये सारा भारी ज्ञान बाईसुसु को बच्चों की देखभाल वाले ढेरों वीडियो देखकर मिला था। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसने ये सब सीखकर अपना पूरा सिस्टम अच्छे से एकदम सेट कर लिया था। पहली बार मां बनने पर उसे सच में काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी होगी। जियोटियन जरा मेरी मदद कर। इतना बोलकर हम दोनों दूध की बोतल और फॉर्मूला लेकर वहां से सीधा बाहर की तरफ निकल गए। बाईसुसु ने अपने पास लेटे बच्चे को बड़े प्यार से देखा और चुप कराने के लिए उसे धीरे धीरे थपथपाते हुए फुसफुसाकर बोली, मेरे अच्छे बच्चे अब बिल्कुल मत रोना, जल्दी शांत हो जा। तुम्हारा खाना बस आने ही वाला है। जब मैं और जियोटियन वापस लौटे तो हमें ये खूबसूरत नजारा दिखा। कॉलेज की सबसे एटीट्यूड वाली लड़की का इतना प्यारा रूप देखना सच में एकदम ही ज्यादा कड़क था। उसके पूरे वजूद से एक प्यार करने वाली माँ की एकदम शानदार वाइब आ रही थी। मैं बाईसुसु के पास गया, अपनी बोतलें नीचे रखी और उनमें से एक बच्चे को बड़े प्यार से उठा लिया। थोड़ा ध्यान से पकड़ना, कहीं ये दूध बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। क्या तुमने इसका तापमान अच्छे से चेक किया था? बाईसुसु ने मुझसे एक परेशान और एकदम केयरिंग माँ की तरह सीधा सवाल किया। नए पैदा हुए बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और वो बहुत आसानी से जल सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है। इसे ठंडा करने के लिए मैंने इसे ठंडे पानी में काफी देर तक डुबोया था।
इतना बोलकर मैंने बोतल उठाई और अपने हाथ के पीछे एक बूंद डालकर दूध चेक किया। उसका तापमान एकदम कड़क था। इससे बच्चों का मुंह बिल्कुल नहीं जलेगा। ये सुनकर उसने कहा, चलो फिर ये बहुत सही है। बैसुसु को अब जाकर फाइनली तसल्ली मिली। हम तीनों उन 4 बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम थोड़े अनाड़ी और पूरी तरह कंफ्यूज लग रहे थे। पर जैसे तैसे करके हमने उन सबको भरपेट दूध पिला ही दिया, तभी एक आवाज आई, होस्ट को ये बच्चों को खाना खिलाने वाला टास्क पूरा करने पर बहुत बधाई। आपको इनाम के तौर पर 2 लाख युआन सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कृपया इसे ध्यान से एक बार चेक कर लें। सिस्टम की ये कड़क आवाज सुनते ही मेरी आंखों में एकदम तगड़ी चमक आ गई। जैसा मैंने सोचा था, ये सुपर डैड वाला सिस्टम सच में एकदम बवाल और कभी ना हारने वाली खतरनाक चीज ही निकली है। जब तक मैं इन छोटे बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें सही तरीके से पालूंगा, तब तक मुझे ऐसे ही एकदम तगड़े और छप्पर फाड़ वाले इनाम हर बार मिलते ही रहेंगे। इसके बाद मुझे इन्हें पालने के लिए पैसों की रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये बच्चे कितने प्यारे हैं। क्या तुम दोनों ने इनका कोई नाम सोचा है? आखिर ये एक साथ 4 हैं। झाओ जियोटियन ने एक बच्चे को पकड़कर खुशी से कहा। उसने नहीं सोचा था कि उसका जिगरी यार जो कल तक गेम खेल रहा था, वो अचानक 4 नन्हे फरिश्तों का बाप बन जाएगा, और वो भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन गई। भाई ने सच में जिंदगी का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। हमने अभी तक बच्चों का कोई भी नाम नहीं सोचा है। चूंकि यिफान इन बच्चों का बाप है, तो ये बात एकदम साफ है कि इन सभी बच्चों के नाम के आगे ये सरनेम ही लगाया जाएगा और कुछ भी नहीं। बैसुसु ने इस बारे में काफी लंबे टाइम से सोचा था। अगर बच्चों ने अपनी माँ का सरनेम रखा तो बड़े होने पर वो पक्का पूछेंगे कि उनका बाप आखिर कौन और कहाँ है, और स्कूल में शायद उन्हें नीचा दिखाया जाएगा या लोग उनके बारे में फालतू बातें बनाकर उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उनके नाम के आगे ये सरनेम लगाना ही हर हाल में सबसे ज्यादा सही और कड़क फैसला ही रहेगा। जहां तक उनके नाम की बात है, तो हम आराम से सोच समझ कर रखेंगे। आखिर नाम रखना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी जिंदगी उनके साथ फेविकॉल की तरह चिपका रहने वाला ही होता है। और वैसे भी जब नाम रखने की बात आती है, तो इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी खास आइडिया नहीं आ रहा। मैंने एक हल्की सी झेपने वाली स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, फिर अगले कुछ दिनों में आराम से इसके बारे में सोच लेना। बैसुसु मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। किसी भी नाम को फाइनल करने से पहले सच में गहरा सोचना पड़ता है। जल्दी ही वो चारों नन्हे शैतान फुल होकर एकदम मजे में आ गए और गहरी नींद में सोने लगे। तुम दोनों अब यहाँ से कट लो और जाकर अपने लिए कुछ खाने को ले आओ। वैसे भी अभी करने के लिए कोई खास काम बचा नहीं है। बैसुसु ने हमारी तरफ देखा और कहा, ठीक है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं आते वक्त तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगा। मैंने बैसुसु की तरफ देखा और बहुत थोड़ी फिक्र के साथ बोला, जरा उसकी हालत तो देखो, बस कुछ ही दिनों में वो कितनी कमजोर हो गई है और उसका चेहरा भी एकदम सफेद पड़ चुका है। लगता है मुझे जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं उसकी सेहत दोबारा बना सकूं। और जहां तक स्कूल की बात है, ऐसे टाइम पर क्लास की किसे पड़ी है? मैं तो सीधा स्कूल से एक लंबी छुट्टी मारने वाला हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी बीवी और मेरे ये छोटे बच्चे ही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत हैं। मैं अपनी माँ के यहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहा हूँ। उनकी मदद से कुछ दिनों के लिए मैं बिना टेंशन के फौरन इन सारे जरूरी कामों का अच्छे से जुगाड़ कर सकता हूँ। कुछ भी चलेगा जो तुम्हें सही लगे, बस ले आना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बैसुसु ने एकदम शांत लहजे में कहा, क्योंकि सच में उसका कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। ठीक है, उसका मुझे ऐसे शुक्रिया कहना मेरे दिल में हल्का सा चुभ गया, लेकिन मैंने उस वक्त अपनी जबान बंद रखी और कुछ भी फालतू नहीं बोला। फिर मैंने जियोचियोचेन को खाना खाने के लिए बाहर खींच लिया। अबे भाई, वो कॉलेज की सबसे कड़क बंदी तुझे शुक्रिया क्यों बोल रही थी? तुम दोनों के तो अब बच्चे भी हो चुके हैं, तो फिर तुम दोनों अभी भी अजनबियों की तरह इतना फॉर्मल नाटक क्यों कर रहे हो? इस पर जियोचेन अपनी खुजली रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया। वो तो ये बात बहुत पहले से पूछना चाहता था, लेकिन माहौल थोड़ा सीरियस देखकर उसने अपनी जबान पर अब तक लगाम लगा रखी थी। तुझे तो सब पता है, वो सब बस गलती से हुआ एक बड़ा कांड था, पर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि बैसुसु मुझे अपने दिल से अपना ले। मेरी आंखों में एक अलग ही तगड़ी जिद और आग थी। मैं ये हर हाल में करके ही रहूंगा मेरे भाई। बैसुसु का दिल जीतने में मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा ताकि वो सच में मेरी असली भाभी बन जाए। जियोचेन ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे कंधे पर एक जोरदार और फुल भाईचारे वाली थपकी दी। लोड मत लें, मैं अपना 100% दूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे अपने लिए हो या उन छोटे बच्चों के लिए, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। आगे चलकर मैं बैसुसु और अपनी उन चांद सी प्यारी बेटियों के साथ एकदम मस्त और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और एक बहुत ही ज्यादा कड़क आइडिया बाहर आया। मुझे उनके लिए धांसू नाम मिल गए हैं, बिंग, किंग, यू और जिए। मेरी चारों बेटियों के नाम बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक बिल्कुल इसी परफेक्ट लाइन में रखे जाएंगे। ये बिंग, ये किंग, ये यू और ये जिए। ये चारों नाम सुनने में ही इतने ज्यादा कत्ती जहर लग रहे हैं कि बस मजा ही आ गया। अपना खाना खत्म करने के बाद जियोचेन तो वापस अपने स्कूल की तरफ कल्टी मार गया, जबकि मैंने वहां से थोड़ा और बढ़िया वाला खाना पैक करवाया और सीधा अस्पताल की तरफ अपना रास्ता नाप लिया। कमरे में लौटते ही मैंने देखा वो चारों शैतान एकदम मीठी नींद ले रहे थे और बैसुसु भी सो चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पहली बार उसे ऐसे सोते हुए देखा था। कसम से कुड़ी सोते हुए एकदम कातिल लग रही थी, जैसे कोई परी आराम फरमा रही हो। ये सख्त लौंडा आज तो पूरा पिघल गया। तुम आ गए बाई, सुसु ने बहुत ही प्यार से अपनी नशीली आंखें खोली और मुझे बिस्तर के पास बैठकर खुद को बिना पलक झपकाए लगातार घूरते हुए देखा। मेरी उस आशिकों वाली नजर ने उसे एक पल के लिए पूरा सुन्न कर दिया। हाँ, तुम्हें अब कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और पिग ट्रोटर सूप भी है। मैंने सुना है कि इससे दूध ज्यादा बनता है। मैंने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ ये बात बोली। भले ही हम दोनों साथ रहे थे, पर वो एक हादसा ही था, इसलिए इस तरह के नाजुक और अजीब मुद्दे पर बात करना सच में थोड़ा बहुत झिझक वाला और अटपटा तो महसूस होता ही था।
उसने भी मेरी इन सारी बातों को सुनकर प्यार से कहा, हाँ बहुत शुक्रिया। बाई सुसु का छोटा सा चेहरा अचानक से शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को एकदम संभाल लिया। बच्चों के लिए माँ का दूध पीना अच्छा है ताकि उनका नन्हा शरीर एकदम मजबूत रह सके और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाए। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, तुम बस इसे गर्मा गर्म खा लो। मैंने खाने का वो डब्बा खोला और उसे बिस्तर के पास वाली अलमारी पर आराम से रख दिया। फिर मैंने बाई सुसु को उठकर बैठने में मदद कर दी। उसे बिस्तर के सिरहाने से टिकाकर आराम से बिठा दिया। इस तरह से उसे अब थोड़ा ज्यादा सुकून मिलेगा। बाई सुसु ने मेरी तरफ देखा, जो उसके सामने मौजूद एक बहुत कड़क नौजवान लड़का था जो बिल्कुल उसके सामने था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन साफ झलक रही थी। हमारा रिश्ता भी हर दिन के साथ अब काफी गहरा होता जा रहा था। जाहिर है कि यह सब सिर्फ उन बच्चों का ही कमाल था जिन्होंने हमारी किस्मत को ऐसे जोड़ दिया था। हालांकि मैं उस इंसान से काफी अलग था जिसके बारे में उसने पहले सुना हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना समझदार और ख्याल रखने वाला इंसान निकलूंगा। बाई सुसु ने छुपकर मुझे एकदम गहरी नजरों से देखा था और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप खाना शुरू कर दिया। मैंने भी अपने पास वाले पालने में सो रहे उन चारों नन्हे फरिश्तों को देखा। उनमें से हर एक बच्चा सच में बहुत ज्यादा प्यारा था। उनके छोटे छोटे से चेहरे और नन्हे नन्हे हाथ और उनका वो छोटा सा शरीर, वो एकदम रुई की तरह मुलायम दिखाई दे रहे थे, कसम से बवाल। तभी अचानक से मेरे फोन की घंटी बज उठी। बाई सुसु ने खाना खाना रोक दिया और मेरी तरफ ऊपर देखने लगी। तभी उसका वो छोटा सा चेहरा थोड़ा सा ज्यादा तनाव में आ गया। क्या ये यिफान की माँ हो सकती है? समय के हिसाब से तो ये एकदम वही होनी चाहिए थी। वो थोड़ा घबराहट और अजीब सी उलझन महसूस कर रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी, ये तो खुद बाई सुसु को भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ आ गई है, शायद वो पहुंच चुकी होगी। मैंने अपना फोन चेक किया और थोड़ी सी घबराई हुई बाई सुसु की तरफ मुड़कर बोला, तो फिर तुम्हें अब फोन उठाना चाहिए। बाई सुसु ने ऐसा कहा, अब जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से अपनी माँ की आवाज सुनी जो कह रही थी कि वो अस्पताल के गेट पर पहुंच गई हैं। मैंने एक बार बाई सुसु की तरफ देखा और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। बाई सुसु मुझे बाहर जाते हुए बस देखती रह गई और फिर वो बहुत गहरी सोच में डूब गई। उसे नहीं पता था कि वो मेरी माँ का सामना कैसे करेगी, लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई थी तो वो सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ा सकती थी। जैसे ही मैं बाहर गेट की तरफ पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को वहां खड़े देखा। वो बार बार इधर उधर चक्कर काट रही थी। साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। माँ, मैंने उन्हें पुकारा और तेजी से उनकी तरफ भागा। मेरे बेटे, मुझे सच सच बता, क्या तूने उस बेचारी लड़की के साथ सच में कोई बड़ा कांड किया? हमें किसी भी लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही उनके साथ कुछ गलत करना चाहिए। मैंने तुझे बचपन से यही सिखाया है कि लड़कियों को मत सताना, लेकिन अगर तूने कोई रायता फैलाया है तो तुझे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ ने मुझे देखा और तुरंत एकदम घबराहट में जल्दी से बोली, इस नालायक लड़के ने तो उन्हें डरा डरा कर सच में मार ही डाला था। वो सच में बहुत डरी हुई थी। यहाँ आते समय उन्होंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बुरा सोच लिया था। अगर मेरे बेटे ने सच में कुछ गलत किया है और अगर वो हर्जाना मांगेंगे तो हम पक्का भरेंगे। माँ, आप ये सब क्या अनछन सोच रही हो भला? लेकिन देखा जाए तो असल में कुछ वैसा ही लफड़ा है, क्योंकि अब आप यहाँ आ ही गई हो तो चलो सीधा अंदर ही चलते हैं। आप देखकर खुद समझ जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कुछ शब्दों में कैसे समझाऊं। माँ ने बस दरवाजा धक्का देकर खोला और एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की को बिस्तर पर एकदम आराम से बैठे देखा, जिसके पास रखे पालने में 4 छोटे नन्हे बच्चे सो रहे थे। माफ करना, मैं शायद गलत कमरे में आ गई। माँ ने एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी और फिर तुरंत पीछे की तरफ हटकर निकली। वो गलत कमरे में घुसने की वजह से अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद को ही कोसने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने अपनी माँ को वापस बाहर जाते हुए देख लिया था। माँ, आप बाहर क्यों आ रही हो बेटा? हम शायद किसी गलत कमरे में आ गए हैं। माँ ने मुझे बहुत ही बेबसी भरी नजरों से देखा। मेरा बेटा तो एक छोटा सा काम भी नहीं ढंग से कर सकता, मुझे अस्पताल के गलत कमरे में लेके आ गया इस ढक्कन की वजह से। तो एक दिन सच में उनका पूरा दिमाग दही हो ही जाएगा भाई। वहां अंदर साफ तौर पर 2 माँ मौजूद थी, खासकर वो बहुत खूबसूरत लड़की। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देना, ये बात सच में बहुत ही ज्यादा कड़क और धांसू है। फिर अपने खुद के नल्ले बेटे को देखा जिसका कोई भविष्य ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। वैसे भी जिस औरत ने अभी बच्चा पैदा किया उसे पूरे आराम की जरूरत होती है, उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो बच्चे डर गए और रोने लगे तो बिना बात का बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा वहां पर। किसी को भी पता होना चाहिए कि एक नई माँ के लिए बच्चे को सुलाना कितना मुश्किल काम होता है। मेरी माँ ने तो पहले ही इस स्यापे को गहराई से झेला था। माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी थोड़ा सुन सा था और बाहर खड़े होकर कमरे का नंबर चेक कर रहा था। ये गलत कमरा नहीं है मेरी माँ। माँ, ये कमरा बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। मैंने कमरे में घुसने के इरादे से अपनी माँ को खींचा। हम गलत जगह पर हैं, वहां अंदर तो 2 माँ मौजूद हैं भाई। ये नालायक बच्चा अपनी माँ की बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? पहली बार उन्होंने जाना कि उनके बेटे में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो मेरे खिंचाव को रोक ही नहीं पाई थी। सुसु, मैं वापस आ गया, ये मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ का हाथ आराम से छोड़ते हुए ये बात बोली और फिर सीधा चलते हुए मैं बिस्तर के एकदम पास की तरफ चला गया। मैंने उन नन्हे बच्चों की तरफ देखा जो एकदम सुकून से सो रहे थे। मेरे बेटे, मुझे एकदम साफ साफ बता, क्या आखिर यहाँ पर ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? मेरे भाई बता। मेरी माँ के चेहरे पर हैरानी और भारी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आखिर ये सब क्या बवाल है?
क्या कोई उन्हें ये सब अच्छे से समझा सकता है? उन्होंने तो अपने दिमाग में पहले से ही ऊटपटांग बातें सोचना भी शुरू कर दिया था, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना था। नमस्ते आंटी, मेरा नाम बाई सुसु है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ जी। बाई सुसु के चेहरे के हाव भाव उस समय थोड़े से तनाव में लग रहे थे। उसके सामने खड़ी वो औरत यानी मेरी माँ उस समय करीब 40 साल की उम्र की थी। मेरी माँ ने अपनी सेहत को काफी अच्छा रखा था, इसलिए वो जवान दिखती थी। नमस्ते, मैं यीफान की माँ हूँ। माँ ने सिर हिलाया और बिस्तर तक गई, पर कुछ भी फालतू बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी हवा इतनी टाइट थी कि खुद की सुहागरात पर भी कोई इतना ना घबराए। हाँ, यीफान ने पहले भी तेरा नाम लिया था मेरी जान। बाई सुसु ने शरीफों की तरह सिर हिलाया, पर एकदम चुप हो गई कि आगे क्या बोले। अब वो सोच रही थी, ये लुखा मेरे बारे में क्या ही कड़क बात बोलेगा, दिमाग दही। पक्का इस फट्टू ने मेरी बेइज्जती ही मारी होगी। तभी माँ ने अपने नालायक बेटे को घूर कर देखा, क्योंकि उन्हें इस चवन्नी छाप की पूरी औकात अच्छे से पता थी। मैंने एकदम लाचार होकर बोला, माँ क्या मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रख सकती तुम? फिर माँ ने पूछा, सुसु इन 4 बच्चों का असली बाप आखिर कहाँ गायब है? एक साथ 4 बच्चों को अकेले पालना पसीने छुड़ा देता है, पर सच में ये कतई ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वैसे ये बता कि ये सब लड़के हैं या लड़कियां? माँ उन चारों नन्हे चांद के टुकड़ों को एकदम प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली कि हे भगवान, मुझे तो सच में नहीं पता कि मैं अपने असली पोते पोतियों को कब अपनी गोद में खिलाऊंगी। मेरा ये नल्ला बेटा एकदम ढक्कन है, जिसने आज तक अपनी बंदी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पोता या पोती देने की बात तो बहुत दूर की है। शायद मुझे इन सब के लिए तब तक तरसना पड़ेगा जब तक मैं चलने लायक ना रहूं। मेरी माँ को लगा कि ये कतई जहर लड़की बस मेरी एक दोस्त है या कॉलेज की क्लासमेट है, जो सिर्फ अपनी फिक्र जताने और हाल चाल लेने आई है। इसीलिए उन्होंने इस बवाल सीन के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग की नस नहीं फाड़ी। एकदम चिल, एक साथ 4 और वो भी सब लड़कियां। मैंने खुशी से चमकती आंखों के साथ मुस्कुराकर बोला, अपनी माँ की आंखों में जो भयंकर वाला प्यार था वो मैंने साफ देख लिया था। मैंने सब देख लिया। सच में ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा भौकाल आशीर्वाद है, क्योंकि बेटियां ही माँ के दिल का सबसे अनमोल चांद का टुकड़ा होती हैं। अब मुझे इस नल्ले को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा और दम लगाए और हार्ड काम करे, ताकि उसके बाप और मुझे भी जल्द ही अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने का मौका मिले। ये तो एकदम कड़क बात होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, हम सब पर ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं भी बहुत लकी हूँ और मेरी प्यारी माँ का भी नसीब चमक गया है एकदम। ये सुनकर माँ का फ्यूज उड़ गया। उन्हें मेरा मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा पूछताछ करके कोई नया रायता बिल्कुल नहीं फैलाया। बढ़िया। अरे तो इनका असली बाप आखिर कहाँ कट लिया है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ ने ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाई और बिना घुमाए फिराए सीधा सीधा असली मुद्दे का सवाल दाग दिया। उस सवाल का बम फटते ही मैंने और बाई सुसु ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एकदम भयंकर वाली अजीब सी वाट लगी हुई झिझक थी। वहां का पूरा माहौल अचानक से एकदम सस्पेंस वाला और अजीब हो गया। हम दोनों की हवा टाइट देखकर माँ का दिमाग दही होने लगा और वो फालतू की कहानी पकाने लग गई थी। आसपास कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं था, तो माँ को लगा कि इस कतई जहर दिखने वाली लड़की की किस्मत ही झंड है। ये मोए मोए वाली बात सोचकर उन्हें इस प्यारी सी बंदी पर तरस आने लगा था। उन्होंने ऐसी बहुत सी बकवास कहानियां सुन रखी थी, जहां कॉलेज के बच्चों को पैदा होने के बाद लड़कों ने सीधा हॉस्पिटल में ही कचरे की तरह छोड़ दिया हो, या फिर वो फट्टू आदमी बिना बताए ही पतली गली से कल्टी मार गया हो। तब मैंने कहा, माँ असल में ये सारे बच्चे तुम्हारे ही सगे पोते पोतियां हैं। बाई सुसु मेरी बंदी है और मैं ही इन सब बच्चों का असली बाप हूँ। मैंने बाई सुसु की तरफ देखा और भौकाल के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। फिर मैंने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखकर बिना डरे पूरा सच उगल दिया कि ये बच्चे तो अब इस दुनिया में अपना सिस्टम फाड़ चुके हैं। अब कोई चांस ही नहीं है कि ये मेरी बंदी ना बने, और सिर्फ बंदी ही क्यों, आगे चलकर ये मेरी परमानेंट वाली घरवाली भी पक्का बनने वाली है। ये सुनते ही माँ का तो सिस्टम हैंग हो गया। उन्हें लगा कि कहीं उनके कान खराब तो नहीं हो गए। बोली, ये तूने क्या बक दिया? क्या सच में ये सब तेरे ही बच्चे हैं और तू इतनी जल्दी इनका बाप भी बन गया है? माँ ने एकदम भयंकर शौक में मुझे देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या लोचा है? उन्हें लग रहा था कि शायद वो दिन में सपने देख रही हैं। उनके तो एकदम तोते उड़ गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर झटके को कैसे एक्सप्रेस करें। दिमाग सुन माँ, ये एकदम 100% सच बात है। बाई सुसु ने जिन बच्चों को पैदा किया है वो मेरे ही खून है। ये आज ही हुए हैं। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ बुलाया था ताकि तुम थोड़ी मदद कर सको। इनकी कुछ दिन देखभाल करो जब तक कोई प्रोफेशनल आया नहीं आ जाती। बेटा तू मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? क्या ये सच बात है? क्या सच में ये सब बकवास नहीं है? माँ को अभी भी इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बाप कैसे बन सकता है। भाई साहब, पहले तो इस नल्ले की कोई बंदी तक नहीं थी और अब अचानक से 4 बच्चों का बाप। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कसम से ये एकदम सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद सुसु से पूछ लो। मैंने मुड़कर बाई सुसु की तरफ देखा। मुझे पहले से ही पता था कि ये रायता तो पक्का फैलेगा। हाँ आंटी जी, येफान एकदम सही बोल रहा है। हालांकि ये सब थोड़ा लोचे वाला सीन है, लेकिन ये चारों बच्चे 100% येफान के ही खून है। बाई सुसु ने मेरी माँ को देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो देखकर माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने सोचा कि ये बंदी तो कतई हीरा है, एकदम कड़क। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे लड़के की बंदी होगी और एक साथ 4 बच्चे पैदा करेगी। मेरी जान, मुझे तेरी बात पर यकीन है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी अपने पोते पोतियां खिलाने को मिल जाएंगे। ये तो बवाल चीज है। माँ के चेहरे पर तुरंत एक तगड़ी वाली स्माइल आ गई थी। जब सब कुछ 100% कंफर्म हो गया तो मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब तूने उसे हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने बच्चों को गोद ले और ऑफिशियल दादी बन सके ना?
माँ ने उन छोटे छोटे बच्चों को देखा और उनका चेहरा एक प्यारी सी स्माइल से चमक उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका नल्ला लड़का सच में इतना बड़ा हो गया है आज। और अचानक से एक ही झटके में उसके पास बीवी और बच्चे दोनों आ गए, वो भी एक साथ 4 छोटी छोटी एकदम क्यूट सी राजकुमारियां। मजा आ गया। अगर यीफान के बाप को इस बात की भनक लग गई तो वो तो पक्का खुशी से पागल ही हो जाएगा। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर उसे सब बता दूं, लेकिन मेरी मां रुक गई। उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। भाड़ में जाए वो बुड्ढा जो अपने बेटे को देखते ही हमेशा अपना मुंह सड़ा लेता है। अभी के लिए उसे ये सब बताने का आइडिया ड्रॉप करते हैं। उस सड़े हुए बुड्ढे की देखभाल करने से तो लाख गुना बेहतर है कि मैं अपनी चांद सी बहू और इन प्यारे प्यारे पोते पोतियों की देखभाल में अपना पूरा टाइम सेट कर दूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी होने वाली बहू इतनी तबाही होगी जो एक साथ 4 बच्चे पैदा कर देगी। अब देखती हूँ कि वो पैसे वाली औरतें मेरा मजाक कैसे उड़ाएंगी। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे ताना मारने की। अपनी माँ को इतना ज्यादा खुश देखकर मेरे दिल को भी एकदम कड़क वाली शांति और तसल्ली मिल गई थी। सिस्टम सेट। मुझे लगा था कि सच जानकर वो एकदम शौक से उछल पड़ेंगी, और जैसे जैसे माँ उन बच्चों पर अपना प्यार लुटा रही थी उसे देखकर बाई सुसु भी धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो गई थी। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा पंगे वाला और नाजुक होता है, लेकिन मेरी माँ ने उसे इतना तगड़ा अपनापन दिया कि सुसु को लगा जैसे वो एकदम अपने ही घर में सेफ बैठी है। फिर मैं एक नर्स को पकड़ने गया ताकि अपने लिए एक मस्त सा प्राइवेट रूम बुक कर सकूं। आखिर अब हमारी फैमिली काफी बड़ी हो गई थी और दूसरों के साथ रहना थोड़ा लफड़े वाला काम हो जाता। सच बेकार में दूसरों को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, और वैसे भी बिना किसी फालतू भीड़ के हम लोग एकदम बिंदास और खुलकर अपनी बातचीत भी कर सकते हैं बिना किसी डर या झिझक के। मेरी बच्ची, अगर ये नालायक इरफान कभी भी तेरे साथ बुरा बर्ताव करे तो बस मुझे बता देना, मैं इसकी अच्छे से खाट खड़ी कर दूंगी, पक्का सच। और फिर ये अपनी औकात में रहकर एकदम सीधा चलेगा। माँ ने हंसते हुए और चेहरे पर एक तगड़ी वाली स्माइल लिए बाई सुसु का छोटा सा हाथ अपने हाथों में ले लिया प्यार से। और हाँ, उन्होंने मुझे भी एकदम खूंखार तरीके से घूरना मिस नहीं किया। अगर मैंने उनकी चांसी बहू को तंग करने की गलती की तो वो मेरा गेम बजाकर ही मानेंगी बॉस। हमारे घर में हमेशा से ही औरतों का राज चला है, तो आज के बाद से इस घर का सारा कंट्रोल और भौकाल सिर्फ तेरे ही हाथ में होगा। और अगर कोई भी ऐसी बात हो जिससे तेरा दिमाग दही हो रहा हो तो सीधा मुंह पे बोल देना, मेरी प्यारी बच्ची तूने सच में बहुत दर्द सहा है, कसम से यार। ये बोलते बोलते माँ की आंखें एकदम नम हो गईं। उन्हें अब जाकर पूरी पिक्चर समझ में आई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदी अंदर से इतनी हार्ड और धाकड़ होगी। सच में बाहुबली। ये बंदी सच में बहुत ही नेक और साफ दिल की है। अगर डिलीवरी के वक्त उस जरूरी साइन का लफड़ा ना पड़ता तो शायद ये पूरा बवाल और सच कभी बाहर ही ना आता। सही में बस यही सब सोचकर माँ ने एक बार फिर से उन चारों नन्हे क्यूट बच्चों की तरफ देखा और फिर बाई सुसु की तरफ अपनी एकदम प्यार और तरस से भरी हुई नम आंखों से देखने लगी। दिल गार्डन गार्डन हो गया। कोई ना आंटी, सच में सब ठीक है। बाई सुसु ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मेरी माँ की बातों का उस पर जरा सा असर नहीं हुआ। उसने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों का कोई सीन नहीं बन सकता, हमारा एक होना नामुमकिन है। और इसी वजह से मैंने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, बस करो माताजी, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये बोलकर मैंने सीधा अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर अस्पताल के कमरे से बाहर लाया। माँ ने चिढ़ते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, नालायक, ऐसी क्या बात थी जो तू अंदर नहीं बोल सकता था? उन्हें लगा कि उनका ये लाडला बेटा उनके प्यार की वजह से पूरा बिगड़ चुका है। देखो माँ, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरे और बाई सुसु के बीच क्या चल रहा है और हमारा असली सीन क्या है यार। मैं उसके लायक बनने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, इसलिए तुम ज्यादा टांग मत अड़ाना। कल ही मैं एक बढ़िया सा फ्लैट किराए पर लेने वाला हूँ, सिस्टम सेट है। वो 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, तब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं उसके लिए एक आया भी रख लूंगा। कल मुझे किसी भी हालत में अपनी यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। भाई लोग, मेरे बेटे, मुझे साफ दिख रहा है कि सुसु एकदम हीरे जैसी लड़की है, वही मेरी आने वाली बहू बनेगी और मैं उसके अलावा किसी और को इस घर में बिल्कुल कबूल नहीं करने वाली हूँ। तुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है ताकि बाई सुसु खुद अपनी मर्जी और सच्चे दिल से तेरे साथ रहने के लिए मान जाए। बेटा, भले ही हमारा परिवार अमीर नहीं है, पर मेरे दिल में मेरा बेटा एकदम टॉप पर है। और हाँ, तूने अपनी पढ़ाई और स्कूल के बारे में क्या सोचा है? आगे क्या प्लान है तेरा, मेरे ओजी लड़के, बता। मेरी माँ ने माथे पर शिकन लाते हुए फिर से पूछा। आखिर अब उनके बेटे का अपना खुद का एक परिवार था, तो क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा या छोड़ देगा, या फिर वो छुट्टी लेकर घर पर रहेगा और सुसु की तब तक देखभाल करेगा जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते? चाहे उनका बेटा कोई भी फैसला ले, वो पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के का ही साथ देने वाली थी। मैं कल ही छुट्टी के लिए अर्जी देने वाला हूँ। मुझे खुद से बाई सुसु और अपने बच्चों की देखभाल करनी है, क्योंकि अब उनकी सारी जिम्मेदारी उठाना मेरा ही काम है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई सुसु ने पहले ही बहुत कुछ झेला है, इसलिए मुझे उसे और भी ज्यादा प्यार और सम्मान देना होगा। ये बोलते हुए मेरी हवा टाइट थी कि कहीं मेरी बात सुनकर माँ मुझसे नाराज ना हो जाए या कोई बड़ा बवाल कर दे। आखिरकार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मेरे माता पिता ने इसमें अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने आराम से कहा, ठीक है, मैं तेरे फैसले के साथ हूँ। अभी के लिए मैं तेरे पिता से ये राज छिपाने में तेरी मदद करूंगी, पर पता नहीं ये कब तक छिपेगा। ये बोलकर माँ ने गहरी सांस ली। घर पर बैठा बूढ़ा आदमी वैसे भी बहुत जिद्दी था। अगर उसे इस बारे में पता चला तो पक्का परिवार में एक बहुत तगड़ा लफड़ा और भारी भसड़ मच जाने वाली थी। हाँ,
तुम्हारा बहुत शुक्रिया माँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात को इतनी आसानी से समझ लोगी। आखिरकार मैंने सुकून की एक बहुत गहरी सांस ली। हमें बस कुछ वक्त के लिए पिताजी से ये बात छिपानी होगी और एकदम सही मौके का इंतजार करके उन्हें धीरे धीरे सब समझाना होगा यार। अरे पगले, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी एक बैंक कार्ड रखा है, इसमें लगभग 4 या 5 लाख युआन पड़े हैं, तो इसे अपने आगे के खर्चे के लिए रख ले बेटा। आखिरकार अब तू अकेला नहीं है, तुझे अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। मैंने अपने सामने रखे उस बैंक कार्ड को देखा और अचानक जज्बातों के कारण मेरी आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी यार। ये मेरी माँ की सालों की कड़ी मेहनत और उनके पूरे जीवन की कमाई थी, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता था भाई। इसके अलावा सिस्टम की मदद से मेरे अपने खाते में अभी भी 40 लाख युआन से ज्यादा पड़े हुए हैं। मैंने कहा माँ, मेरे पास असल में बहुत सारा पैसा है यार। मैंने एक बार कुछ लोगों के साथ छोटे बिजनेस में पैसा लगाया था और उसमें अब मुनाफा भी आने लगा है। कृपया ये पैसा आप अपने पास ही रख लो ताकि तुम्हारे काम आए, ताकि बाद में तुम्हारी अपनी जरूरतों के लिए ये तुम्हारे पास रहे। मैंने बैंक कार्ड वापस उनकी तरफ खिसका दिया। यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद से मैंने परिवार से बहुत कम पैसे मांगे हैं साला। अब मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ और मुझे खुद के दम पर जीना सीखना होगा। मैं अक्सर पैसे कमाने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम भी कर लेता हूँ मेरे भाई। मैंने अपनी खुद की फीस भी भरी है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूँ तुमने कितनी मेहनत की है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए घिस घिस कर बिता दी है यार। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहता। ठीक है, फिर अभी के लिए मैं ये पैसा तेरे लिए बचा कर रखती हूँ। अगर तुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर ध्यान से कार्ड अपने बैग में रख लिया। भिड़ू, उनका बेटा अब सच में बड़ा हो गया था। वो अब अपने खुद के जरूरी फैसले लेने के काबिल बन चुका था और ये बात साफ तौर पर उनके लिए एक बहुत ही सुकून और तसल्ली देने वाली चीज थी। माँ ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा गर्व से देखा और उन्हें पूरी शांति और खुशी महसूस हो रही थी। ठीक है माँ, मुझे अगले कुछ दिनों तक आपको थोड़ा परेशान करना ही पड़ेगा मेरी जान, और कृपया याद रखना कि ये बात पिताजी से एकदम छिपकर ही रहे। मेरी तो फटके हाथ में आ रही है, अगर उन्हें पता चला तो पक्का मेरी भयंकर कुटाई हो जाएगी। सच कहूं तो मैं हमेशा से अपने बाप के खौफ और डर में ही जिया हूं। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था मैं छुपकर नदी पर खेलने गया और अंधेरा होने के बहुत देर बाद तक मेरे घर में अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस समय गांव में अक्सर रहस्यमयी तरीके से कई सारे बच्चे गायब हो जाते थे ब्रो, यहाँ तक कि कभी कभी जानवर भी गायब हो जाते थे। गांव वालों में ये अफवाह फैल गई थी कि इंसान बेचने वाले पास ही छिपे हैं, इसलिए बड़ों ने बच्चों को अपनी नजरों से दूर खेलने से एकदम सख्त मना किया ताकि वो लोग उनकी नजरों के सामने रहें। और उस दिन नदी के पास मेरे माता पिता को पूरा यकीन हो गया था कि मेरा अपहरण हो गया है या मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी। गांव के लाउडस्पीकर से पूरे 3 घंटे तक लगातार सिर्फ मेरा ही नाम पुकारा गया था। जैसे ही मैं किसी तरह डरते हुए अपने घर के अंदर तक पहुंचा, मेरे तो तोते उड़ गए। मेरे पिता ने अपनी बेल्ट निकाली और पूरे 1 घंटे तक मेरी ऐसी सुअर जैसी कुटाई की कि क्या ही बताऊं उमार। मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलने वाला था भाई। बेशक मुझे यह भी एहसास हुआ कि उस वक्त मेरे पिता कितने ज्यादा डरे हुए होंगे। मुझे हुआ दर्द इतना खतरनाक और भयंकर था कि क्लास के दौरान मैं बैठ नहीं पाया और मुझे पूरे समय बस खड़ा ही रहना पड़ा। मैं पूरे 3 दिनों तक इसी तरह से खड़ा रहा और उसके बाद ही मुझ में अपनी जगह पर वापस बैठने की थोड़ी बहुत हिम्मत आ पाई थी मेरी जान। मेरे क्लास के लड़कों ने इसी बात पर कई दिनों तक मेरा जमकर मजाक उड़ाया। वो दुखद और मजेदार कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसकी चर्चा मेरे स्कूल के हर एक कोने में धीरे धीरे होने लगी थी बे। उस दिन के बाद से मेरा नाम पूरे इलाके में सच में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। स्कूल में हर कोई यीफान नाम के इस अजीब नमूने को जानता था। मैं अचानक से सारी गपशप और बातों का मेन अड्डा बन गया और ब्रेक के दौरान बच्चों और टीचर दोनों के लिए चर्चा का सबसे मशहूर विषय बन चुका था। साला, मैंने अपनी माँ को अस्पताल में रुककर बाई सुसु की देखभाल करने के लिए कहा और खुद तेजी से अपनी छुट्टी की अर्जी देने के लिए सीधा अपनी यूनिवर्सिटी भाग गया था बॉस। फिर मैं एक फ्लैट किराए पर लेने के लिए गया। जब सब कुछ सेट हो गया तो मैंने थोड़ा खाना खरीदा और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा ब्रो। कमरे में कदम रखते ही मैंने देखा कि मेरी माँ और बाई सुसु एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से गहरी बातचीत कर रही थी गुरु। मैं पूरी तरह से अंदर आ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जब तक मैं पास नहीं गया। मैंने सुना कि माँ क्या कह रही थी और तुरंत मेरा चेहरा काला पड़ गया। सच में माँ, कौन अपनी सगी औलाद के बारे में इस तरह से बकवास बातें करता है? भैंस की आंख। सुसु, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि बचपन में हमारा यीफान कितना ज्यादा शैतान था। वो हमेशा गांव के बाकी छपरी बच्चों के साथ जाकर बहुत सारे चिड़ियों के अंडे चुराता था और यहाँ तक कि पड़ोसियों की मुर्गियां भी चुरा लेता था। फिर वो लोग पहाड़ों पर जाकर चोरी छुपे उन्हें भूनकर खा जाते थे। वो कई बार रंगे हाथों पकड़े भी गए थे। उसने तो ततैया के छत्ते भी जला दिए ताकि घर लाकर हम उसके कीड़े तल सकें। मुझे याद है पहली बार वो नालायक छत्ता जलाने गया तो उसे बहुत ही बुरी तरह से काटा गया था। उसका मुंह सूजकर एकदम किसी मोटे सुअर के सिर जैसा ही हो गया था कसम से। उसके पिता और मैं तो डर के मारे आधे मर ही चुके थे। माँ जितना ज्यादा बोल रही थी वो उतनी ही ज्यादा जोश में आ रही थी और बाई सुसु को ये सब बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यीफान बचपन में इतना ज्यादा कमीना और शैतान होगा। खुद एक गांव में बड़ी होने के कारण उसे अचानक से एक अजीब सी तारीफ महसूस हुई। बचपन में उसे बच्चों की तरह खेलने की आज़ादी कभी नहीं मिली। उसके माँ बाप ने उसे मशीन बनाकर रख दिया जिसमें सिर्फ डांस क्लास, पियानो प्रैक्टिस और दुनिया भर का किताबी ज्ञान ठूंस दिया गया था। अपने उस सूखे और बोरिंग बचपन को याद करके उसे हमेशा एक अजीब घुटन और गहरा खालीपन महसूस होता था।
वो मेरी इज्जत करती थी क्योंकि मेरे पास इतने शानदार और सच में प्यार करने वाले माँ बाप थे। बाई सुसु साफ देख सकती थी कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन जब बात उसके खुद के माँ बाप की आती तो उनके बारे में सोचकर बाई सुसु की आंखों में निराशा छा जाती थी। काफी लंबे समय से वो एक असली परिवार के प्यार और देखभाल के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसके पूरे खानदान में सिर्फ उसके दादाजी ही ऐसे इंसान थे जो उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। उसके सगे माँ बाप की नजरों में वो सिर्फ अपना मुनाफा कमाने का एक टूल थी। शायद किसी बहुत अमीर खानदान में पैदा होने का यही सबसे बड़ा और कड़वा सच होता है। जिंदगी भर की बेहिसाब दौलत और महंगी अयाशी, लेकिन इंसानियत या सच्चे प्यार के नाम पर एक ढेला भी नहीं। पर सच कहूं तो उसे इस कचरे जैसी झूठी अमीरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस एक प्यारा सा परिवार चाहती थी जिसमें उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करें और सब बिना किसी लफड़े के एकदम खुशी खुशी साथ रहें। माँ, अब तुम मेरे कौन से पुराने कांड खोद कर निकाल रही हो? मैंने एकदम सन्न होकर अपनी माँ की तरफ देखा और मेरा फ्यूज उड़ गया। उसने मेरे बचपन के सारे शर्मनाक कारनामों का कच्चा चिट्ठा बाई सुसु के सामने खोल दिया था। नालायक कहीं के, क्या तुझे आज मार खानी है? क्या मुझे अपने बेटे के बारे में बात करने का बिल्कुल कोई हक नहीं है? माँ के चेहरे पर हल्की सी झेप आ गई थी, लेकिन उसने अपने बेटे को घूरते हुए अपना पूरा स्वैग टाइट रखने की कोशिश की। सच कहूं तो एक माँ बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो बस चाहती थी कि बाई सुसु के सामने उसके बेटे का भौकाल बना रहे। पर देखो उसका ये चवन्नी छाप, बेटा क्या बोल रहा है? उसने कब उसकी बुराई की थी? ऐसा कौन सा पोपट बच्चा होता है जो अपनी ही माँ पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाता है? मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मेरी ही गलती थी, अब तो खुश हो ना? मेरी माँ सच में बवाल है, मैं कुछ भी बोल लूं उनसे बहस में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए खोपचे में ले जाकर सूते जाने से बचने के लिए पहले ही अपनी हार मान लेना ज्यादा अक्लमंदी का काम है। ये हुई ना बात, पूरा दिन कहाँ थे? माँ ने मेरी तरफ देखकर पूछा। सच कहूं तो उनका ये आवारा बेटा बिना कोई सुराग छोड़े ऐसे ही अचानक बिल्कुल हवा में गायब हो गया था। मैं अपने स्कूल गया था, फिर मैंने वहां एक किराए का कमरा ढूंढा, थोड़ी साफ सफाई की और रोजमर्रा की जरूरत का कुछ सामान खरीद लिया। अस्पताल के बेड के पास रखे कैबिनेट पर अपने हाथ का सारा भारी सामान रखते हुए मैंने ये बात कही। तभी बाई सुसु ने मेरी आंखों में देखते हुए एकदम प्यार से कहा, तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरे लिए बार बार यहाँ से वहां भाग दौड़ करना कितना दिमाग खराब करने वाला काम है। उसने तो पहले अकेले ही छुपकर बच्चा पैदा करने का सीक्रेट प्लान बनाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे बन जाएंगे। जब से उसकी डिलीवरी हुई है मैं ही सारी चीजों का रायता समेटने में बिजी हूँ। मेरी सच में बहुत वॉट लग गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना जिम्मेदार इंसान निकलूंगा। बस यही अफसोस की बात है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से थोड़ा दलिया, कुछ छोटे बंस, स्टीम्ड मोमोज और एक प्लेट चावल ले आया हूँ। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। माँ और बाई सुसु के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, इसलिए मैं खाना ले आया। डिलीवरी के बाद से बाई सुसु की भूख बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैं उसके लिए दलिया और मोमोज ले आया और अपनी माँ के लिए मैं मस्त मछली के स्वाद वाला शानदार रोस्टेड पोक और चावल लेकर आया था। मेरा बेटा सच में एक नंबर का समझदार और ख्याल रखने वाला है। जैसे ही उसकी नाक में वो कतई जहर वाली लाजवाब खुशबू गई, उसके पेट में चूहे कूदने लगे और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो चुपचाप अपना खाना खाने बैठ गई। बाई सुसु ने भी एक प्यारी सी स्माइल दी और धीरे से सिर हिलाते हुए अपना दलिया पीने और मोमोज खाने लगी। वो खाते खाते मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिल हजारों उलझे हुए जज्बातों से भर गया हो, लेकिन उसने अपनी उन अजीब सी फीलिंग्स को फिलहाल के लिए दबा लिया। मैंने उन चारों नन्हे बच्चों की तरफ देखा और मेरा सारा एटीट्यूड पिघल गया। मेरी आंखों में उनके लिए एक अंधी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार भर गया था। वो पहले से थोड़े और ज्यादा गोरे लग रहे थे और उनके चेहरे की मासूमियत अब और निखर रही थी। फिर भी वो अभी एकदम रुई के फाहे जैसे नरम और छोटे से गोलू मोलू लग रहे थे। मैंने बहुत प्यार से सबसे बड़ी बहन को उठाया जो एकदम घोड़े बेचकर सो रही थी। इस छोटी सी चांद के टुकड़े जैसी बच्ची को घूरते हुए मुझे एक बहुत ही गजब का जादू महसूस हुआ। सच में ये जिंदगी इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत और रापचिक चीज है। तभी अचानक सिस्टम की धांसू आवाज गूंजी, यूबैंक का डायपर बदलो। ये टास्क पूरा करने पर आपको तुरंत एक प्राइमरी मास्टर शेफ की शानदार स्किल का तगड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बाहों में सो रही वो नन्ही बच्ची नींद में बहुत ज्यादा बेचैन होकर मचल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। मुझे लगता है कि इस छोटी ने सुसु कर दी है। मैं इसे संभालता हूँ, तुम दोनों अपना खाना खाओ। मैंने यूबैंक को पास के खाली बेड पर रखा और सावधानी से उसका छोटा कंबल खोला। शुरुआती दिनों में ये नए पैदा हुए बच्चे सच में बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए मेरी हर एक छोटी हरकत बहुत ही ज्यादा कोमल और प्यार भरी थी। मैंने एक नया सूती डायपर लिया और उसे यूबैंक के नीचे बिछाया। फिर उसके छोटे से पिछवाड़े को अच्छे से साफ करके उस पर थोड़ा सा बेबी पाउडर लगाया और फिर बहुत ही ध्यान से उसे वापस लपेट दिया। होस्ट को डायपर बदलने वाला ये टास्क पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको इनाम में प्राइमरी मास्टर शेफ की खतरनाक स्किल दी जाती है। ठीक 3 सेकंड बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने इस कुकिंग स्किल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ बहुत ही लाजवाब बना सकता हूँ बाई सुसु के लिए, ताकि कल वो और मेरी माँ दोनों मेरे हाथों के बने इस कतई जहर खाने का मजा ले सकें। वैसे भी इस सस्ते फास्ट फूड में कोई पोषण नहीं होता। मैं कल उन दोनों के लिए थोड़ा सा गर्मा गर्म सूप बनाऊंगा ताकि उनके शरीर को पूरी ताकत मिल सके। आजकल हर कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मेरा बेटा सच में छा गया गुरु, उसे अभी से डायपर बदलना आता है।